अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान के पहले फ्लोटिंग सोलर पार्क लगाने के लिए मुआहदा हुआ है। एक ऐसा तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील केंजर झील पर लगेगा। ये कितने 100 मेगावाट का होगा, कितनी सस्ती बिजली पैदा करेगा और मज़ीद तफसीलात आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर नहरों के ऊपर जो सोलर पैनल लगाने का आगाज़ हुआ था वो कितना कामयाब रहा। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन असेंबल करने वाला बड़ा ग्रुप एयरलिंक अब पाकिस्तान के अंदर वेयरेबल डिवाइसेस भी बनाएगा। स्मार्ट वॉचेस, ईयरबड्स, फिटनेस बैंड्स वगैरह ये तमाम पाकिस्तान में बनेंगे और ये दुनिया में इस वक्त 84 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है स्मार्ट वेयरेबल्स की। इससे हम प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सूबा सिंध में पाकिस्तान के पहले तैरते हुए सोलर पार्क लगाने के लिए मुआहदा हुआ है। ऐसा फ्लोटिंग सोलर पार्क जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील केंचर झील के ऊपर लगना है। 500 मेगावाट इस पार्क की सलाहियत होगी और इससे बिजली का एक यूनिट 15 रुपए में पैदा होगा। इसके लिए एक 62 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी जो यहां से पैदा होने वाली बिजली को ढाबे जी के मुकाम पर जो ग्रिड स्टेशन है के इलेक्ट्रिक का वहां तक बिजली पहुंचाएगी। अब इस पार्क को लगाने का फायदा ये होगा कि इसके अंदर लैंड कॉस्ट कोई इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये फ्लोटिंग है, पानी के ऊपर तैरता है। फिर जो पानी के ऊपर से एवेपोरेशन होती है धूप की वजह से, वो ये ख़त्म कर देगा। 1/4 झील के ऊपर ये लगेगा, तो उस रकबे से जो पानी की एवेपोरेशन आजकल शदीद गर्मियों में होती है वो रुक सकेगी। उसके बाद ये सोलर पैनल्स को ठंडा भी रखेगा। अब इस फ्लोटिंग सोलर पार्क से पैदा होने वाली बिजली की लागत जो है वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से ज़्यादा है। इंडिया ने मध्य प्रदेश के अंदर 2 साल पहले इसी तरह के एक फ्लोटिंग सोलर पार्क के लिए बिजली का टैरिफ डिसाइड किया था। वो था 3 रुपये 22 पैसे फी यूनिट इंडियन रुपीज़ में। अगर एक इंडियन जो रुपी है वो पाकिस्तानी रुपये 3 रुपये 33 पैसे के बराबर है, तो 11 रुपये फी यूनिट के अंदर इंडिया ने 2 साल पहले टैरिफ दिया था। 2 साल के अंदर सोलर पैनल्स और इसका इक्विपमेंट मजीद सस्ता हुआ है, तो ये रेट तो पाकिस्तान में आज कम से कम 10 रुपये डिसाइड होना चाहिए था। अब ये एक गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसका मुआहदा हुआ है के इलेक्ट्रिक के साथ और इसके अंदर सूबा सिंध का इरिगेशन डिपार्टमेंट और सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ देगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोडक्ट कामयाब हो, क्योंकि इसके बाद वापडा ने तरबेला डैम और गाजी ब्रोता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर भी फ्लोटिंग सोलर पैनल पार्क लगाने के लिए टेंडर्स लिए हुए हैं। पिछले साल टेंडर्स लिए थे, न जाने अब तक क्यों नहीं खोले गए या उसकी खबर बाहर क्यों नहीं आई। 300 मेगावाट का फ्लोटिंग पार्क जो है वो लगना है तरबेला डैम के ऊपर और इसी तरह गाजी ब्रोथा में भी 300 मेगावाट का। अब दुनिया के अंदर इस तरह के जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है उनका ट्रेंड चलता जा रहा है और ऑब्वियस रीज़न उसकी यही है कि इनकी मेंटेनेंस कम होती है, ज़मीन नहीं खरीदनी पड़ती और ये ठंडे रहते हैं। इसके साथ साथ इंडिया ने एक नया कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया था और उसको इम्प्लीमेंट किया 2012 के अंदर नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने का। गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने बतौर चीफ मिनिस्टर का आगाज़ किया था, लेकिन वो कोई कामयाब नहीं हो सका। अब तक गुजरात के अंदर बमुश्किल 2 या 1 ज़राए के मुताबिक 3 मैक्सिमम इस तरह के नहरों के ऊपर पार्क लगे हैं। उसकी 2-3 बड़ी रीजंस हैं। एक तो नहर के ऊपर जो सॉलिड स्ट्रक्चर लगाना पड़ता है उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। फिर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर अगर आपने सोलर पैनल लगाने हैं तो आपको जुनूब की तरफ उनका मुंह रखना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेडिएशन मिल सके और आपकी बिजली प्रोड्यूस हो। अब हर नहर तो जुनूब की तरफ मुंह नहीं करती, तो कोई शमाल की तरफ होगी, कोई मशरक़ की तरफ होगी, तो सिर्फ वही हिस्सा नहर का काम आ सकता है जो जुनूब की तरफ फोकस्ड कर सके। या तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएं, कुछ स्टील को मोड़ के आप जुनूब की तरफ करें, लेकिन उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। फिर नहरों के ऊपर से सोलर पैनल चोरी होने का खदशा बहुत ज़्यादा है, उनकी केयर टेकिंग बहुत ज़्यादा है। फिर इसके साथ साथ अगर ज़मीन सस्ती मौजूद है तो इतना महंगा स्ट्रक्चर बनाने का क्या मकसद है। ये तमाम वजूहात की वजह से
इंडिया ने ये प्रोडक्ट शुरू तो किया, लेकिन 12 साल बाद वो सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट ही बना सके, और वो भी मैक्सिमम 10 मेगावाट के। तो पाकिस्तान के पास चूंकि झीलें हैं, डैम्स हैं और वैसे वाफर ज़मीन मौजूद है, हम इतनी ज़्यादा कॉस्ट क्यों खर्च करें जिसकी वजह से हमारा फी यूनिट जो है वो महंगा बने। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में एयरलिंक नामी कंपनी जो कि टेक्नो और इस जैसे दीगर स्मार्टफोन्स बना रही है, अब वो पाकिस्तान में स्मार्ट वेयरेबल डिवाइसेस भी बनाएगी। यहाँ ऐसी डिवाइसेस जो कि हम पहनते हैं, स्मार्ट है, मसलन स्मार्ट वॉचेस हैं, बैंड्स हैं, ईयरबड्स वगैरह जो हैं, एयरफोन जो पहले होते थे, उसकी जो नई टेक्नोलॉजी है, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में बनेगी। इस सिलसिले में एक चाइनीज़ कंपनी IMIKI कॉर्पोरेशन के साथ एक मुआहदा साइन हुआ है और ये तमाम चीज़ें हम पाकिस्तान में बना करेंगे। दुनिया में इस वक्त स्मार्ट वेयरेबल डिवाइसेस की मार्केट $84 बिलियन की है और ये अगले 6 सालों के अंदर बढ़कर $200 बिलियन से प्लस हो जाएगी। तो अगर हम आज इन चीज़ों की कम से कम असेंबली शुरू कर दें पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स की असेंबली शुरू की है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कर लेंगे। अब एयरलिंक पहले सिर्फ पाकिस्तान में मोबाइल इंपोर्ट करके बेचा करता था, अब उसने यहाँ फैक्ट्री लगाई तो उसकी फैक्ट्री के अंदर 1000 लोगों को जॉब मिली है, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी, आम वर्कर भी हैं। वैसे पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री 50,000 लोगों को जॉब्स दे चुकी है, थोड़ी जॉब्स नहीं है, और ये सारी अच्छे पैसों वाली जॉब्स हैं। यानी कि एक मज़दूर को इतने पैसे टेक्सटाइल मिल में काम करने के मिलते थे, उससे ज़्यादा पैसे मोबाइल फ़ोन की असेंबली में मिल रहे हैं। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फ़ोन के मुख्तलिफ कंपोनेंट खुद बनाना शुरू हुए हैं, तो मज़ीद उन फील्ड्स के अंदर भी जॉब्स खुल रही हैं। हमारे पास पोटेंशल तो बहुत है, देखना ये है कि हमारे मुल्क के हालात कब वो पोटेंशल को कैश करवाते हैं ताकि हम अपने कदमों पे खड़े हों और मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ इस स्मार्ट वेयरेबल इंडस्ट्री को भी कैश करवाएं, जो हर साल आलमी तौर पर 20% के हिसाब से तरक्की कर रही है। लोग आम घड़ियों की जगह स्मार्ट वॉचेस पहनने लगे हैं, पुराने हैंड फ्रीज की जगह अब ईयरबड्स का, एयरपॉड्स का दौर आ गया है और स्मार्ट बैंड्स आ गए हैं, स्मार्ट टीवीज़ आ गए हैं, न जाने क्या कुछ आना बाकी, इवन स्मार्ट स्विचेस आ गए हैं, बिजली के बटन स्मार्ट आ गए हैं। तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेगी। एक अच्छा कदम है, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में इस तरह की मज़ीद तरक्कियाँ हों। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।